फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं सुखदेव सिंह अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपने सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस मॉडर्न हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज में एक नई कड़ी के साथ। आज फिर हम कुछ क्वेश्चनों को मिसलेनियस टाइप के मॉडर्न हिस्ट्री के देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा यही रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार अर्जी हुकूमत ए हिंद का गठन किस वर्ष किया था। तो फ्रेंड्स, आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात की जा रही है। दरअसल इसकी स्थापना तो सिख साधु फूजीहारा और मोहन सिंह कैप्टन उनके मस्तिष्क की उपज थी, लेकिन बाद में इनका नेतृत्व आता है सुभाष चंद्र बोस के हाथ में, आजाद हिंद फौज का। क्लियर। और इसका गठन जो इन्होंने किया था दोबारा से 1943 में। क्लियर फ्रेंड्स, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार यानी हुकूमत हिंद का गठन किया था। इसमें इन्होंने फ्रेंड्स कई वाहिनियां, कई कंपनियां, कई बटालियन जैसे गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड का गठन किया था। अंडमान और निकोबार द्वीप को जीतकर सुभाष चंद्र बोस ने जो अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप समूह इन्हें जीत के एक को स्वराज द्वीप समझ रहे हैं ना, और दूसरे को शहीद द्वीप की संज्ञा दी थी। इन्होंने महिलाओं के नाम से भी सेना ब्रिगेड का गठन किया था। झांसी की रानी ब्रिगेड, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इसका उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्दी ब्रिटिश हुकूमत से निजात पाई जाए और उनके विरुद्ध तेज अभियान किया जाए अन्य देशों के साथ मिलकर, जैसे जापान के साथ मिलकर इन्होंने जापान के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध लड़ा था। क्लियर। एक हवाई दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है तो वहां इनके जो और अधिकारी होते हैं, पीके सहगल, गुरुदयाल, ऐसे लोगों पर मुकदमा चलता है, लेकिन जो भारत के एडवोकेट और महान कांग्रेसी नेता थे उन्होंने इन लोगों का बचाव किया। क्लियर। क्योंकि लाल किले में इन पर मुकदमा चला था, बाद में दबाव में आकर के इन्हें रिहा करना पड़ा था। क्लियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से अकादमिक संघ की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है, यानी अकादमिक संघ की एक स्थापना की थी। क्लियर फ्रेंड्स, 1828 में। तो वह व्यक्ति कौन था जिसके सहयोग से अकादमिक संघ की स्थापना हुई थी। हेनरी विवियन फिरोजियो, मधुसूदन दत्त, मदन मोहन तारालंकर, सुरेंद्रनाथ टैगोर। क्लियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा हेनरी विवियन फिरोजियो एंड डेरेजियो। इन्होंने 1828 में अकादमिक संघ की स्थापना की थी। क्लियर फ्रेंड्स, इसमें यानी स्वतंत्र, इच्छा, भाग्य की बात कर रहे हैं ये, और सत्य की पवित्रता की चर्चा पर अभ्यास किया जाता था। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का सही काल क्रम क्या होगा। कुछ आयोग है, इनका क्रम पूछा जा रहा है कि ये आयोग कब गठित हुए थे, तो उनका क्रम, यानी मैकडोनल्ड कमीशन, पहला औद्योगिक आयोग, पहला राजकोषीय आयोग। दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड्स, जो मैकडोनल्ड आयोग था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1901 में, यानी अकाल आयोग था। क्लियर। और पहला औद्योगिक जो आयोग था वो 1916 मदन मोहन मालवीय 1916 में हुआ था। क्लियर। और पहला राजकोषीय आयोग ये सबसे लास्ट में 1919-20 में। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका क्रम यही होगा 1 2 3। ये आंसर राइट आंसर है। क्लियर। अकाल आयोग जो था वो लॉर्ड कर्जन के समय, और इसी के समय पुरातत्व विभाग का भी एक आयोग गठित किया था, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लॉर्ड कर्जन के समय ही गठित हुआ था। भारतीय सिंचाई आयोग ये भी लॉर्ड कर्जन के समय गठित हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा
इसका राइट आंसर ए सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, राजस्व निपटान की महालवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किस में शुरू की गई थी? दरअसल फ्रेंड्स ये वह काल है जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार भारत में भू राजस्व वसूल करने की अनेक तरह तरह की प्रणाली या प्रयोग कर रही थी भारत में। जैसे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इसमें 19% भूभाग को लिया गया, इसमें 30% यानी 30% और इसमें 51। नाम से ही लगता है स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को अधिकार दिया गया कि भूमि का मालिकाना हक होगा जो जमींदारों का हो गया, जिसमें यूपी का बनारस खंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी का बनारस खंड था स्थायी बंदोबस्त में। रैयतवाड़ी में 30% भूभाग था जो दक्षिण भारत में लागू हुआ था। क्लियर? और उसके बाद इसमें क्या था, रैयत का मतलब होता है किसान, और इसमें जो भूमि का अधिकार था फ्रेंड्स वो किसान को दिया गया था। क्लियर? जो मालिकाना हक था वो किसान को दिया गया था। और जो महालवाड़ी है, महालवाड़ी जो भारत की एक सामुदायिक प्रणाली थी, परंपरा थी गांव वाली, कि समूहों में लोग रहते थे, बैंड सोसाइटी में रहते थे। तो उसमें क्या था कि क्यों ना उसका अधिकार पूरे एक महल टाइप के एक ग्राम समाज को दिया जाए उसका अधिकार। हुआ क्या था फ्रेंड्स, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया था तो जो अत्यधिक यानी उन्होंने राजस्व की लगाने जो फिक्स कर दी थी, दरें फिक्स कर दी थी, तो ऐसे में अगर किसान अधिक उपजाता था तो वो उस लाभ से वंचित हो जा रहे थे। तो ऐसे में बढ़ते हुए लाभ को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अन्य प्रणालियां भी अपनाई, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी टाइप की। क्लियर? और उसमें यह भी कहा कि हम भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उनको भी बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्लियर इन चीजों को लाया गया। फिलहाल आते हम महलवाड़ी प्रणाली है, यह किस तरफ शुरू की गई थी, यानी उत्तर पश्चिम प्रांत में। राइट आंसर क्या होगा? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त था, मद्रास बॉम्बे में महलवाड़ी था, लेकिन रैयतवाड़ी था, और उत्तर पश्चिम प्रांत में क्या था, महलवाड़ी था। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने एक धर्म, एक जाति, एक मानव के लिए एक भगवान के सिद्धांत के प्रचार का प्रचार किया? यानी यह पूछा जा रहा है कि वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने एक व्यक्ति, एक धर्म, एक सिद्धांत के लिए ही एक भगवान की यानी एक ईश्वरवाद की कल्पना की थी। जो सिद्धांत दिया था तो उसमें कौन था? ज्योतिबा फुले, विवेकानंद, श्री नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सी सही होगा, श्री नारायण गुरु। इन्होंने ही ये स्टेटमेंट और इस सिद्धांत की बात की थी। क्लियर? एक धर्म, एक जाति, और एक जाति के लिए एक ही भगवान। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली षड्यंत्र 1912 को रचा था? यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब यानी सवारी हो रही थी, जॉर्ज पंचम जब भारत आए हुए थे, तो उसी समय 1911-12 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाती है। तो उनके सम्मान में आप जानते हैं राष्ट्रीय गीत भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखा हुआ था, क्लियर, वो भी गायन हो रहा था, और उसी के उपलक्ष्य में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी चल रही थी। जो 1912 का षड्यंत्र कहा जाता है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्लान बनाया था, क्योंकि उस समय जो गवर्नर था कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक, और इनकी मृत्यु का, इनकी हत्या का प्लान बनाया जाता है। तो होता क्या है, एक पंजाब नेशनल बैंक की ऊपर से इन पे बॉम्ब गिराया जाता है, तो इनकी जो छतरी पकड़ता था ना, चौकीदार इससे बोला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही पूछा जा रहा है कि दिल्ली षड्यंत्र 1912 को किसने रचा था?
क्लियर फ्रेंड्स? तो रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सान्याल, सोहनलाल पाठक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए सही, रास बिहारी बोस। ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोग थे। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से किसने यूएसए में यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? एनी बेसेंट, ह्यूम, तिलक और गोखले, मैडम ब्लावात्स्की और ऑलकॉट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी मैडम ब्लावात्स्की और ऑकलैंड ने। क्लियर? राइट आंसर हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के प्राचीन धर्मों को पुनरुद्धार करना और उसकी मजबूती के संबंध में ये संस्था की स्थापना की थी मैडम ब्लावात्स्की और ऑकलैंड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, क्लाइव के बारे में। जब क्लाइव ने 1765 से लेकर जो 72 तक, 1765 से 72 तक जो बंगाल में द्वैत शासन लगाया था, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए, ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म दिया। स्टेटमेंट क्या है? क्लाइव के दोहरे प्रशासन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? ठीक है ना, यहाँ सही पूछ रहा है, तो देखते हैं सही कौन से हैं। ब्रिटिश और नवाब के बीच तत्काल संघर्ष को जन्म मिला, एंग्लो मराठा संघर्ष के कारण, जिम्मेदारी से अलग सत्ता। अब इनमें से कौन सा है? क्योंकि ये मुद्दा बंगाल का है, तो हम ये देखेंगे इसमें विकल्प हमारा कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। एंग्लो मराठा यानी मराठों के और अंग्रेजों के संघर्ष का तो यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट तो पहले से ही गलत है, क्योंकि जो द्वैत शासन था उसमें राजस्व वसूल करने का कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और जो शासन प्रशासन चलाने का कार्य था वो बंगाल का नवाब कर रहा था। अब आय के सोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए थे, तो ऐसे में क्या था? संघर्ष तो होगा ही ना। तो यहाँ क्या होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ क्या था? तीसरा, जिम्मेदारियों से अलग सत्ता। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं थी और सत्ता चलाना चाह रहे थे, तो ऐसे में क्या होगा? पहला और तीसरा। क्लियर? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा, लेकिन यहाँ विकल्प में तीसरा नहीं दे रहा है, सॉरी, पहला और तीसरा केवल। क्लियर? सी सही राइट आंसर इसका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी हुआ? जो राज्य के निर्माण की जब संविधान बना था उसके बाद की बात की जा रही है कि किस वर्ष पुनर्निर्माण, राज्य गठन जो पुनर्निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो यही पूछा है, यानी 1949, 1950, 1956, ठीक है ना, और 1957। तो फैक्चुअल है, इसमें कोई एक्सप्लेन की बात ही नहीं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के दौरान, विद्रोह के दौरान, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। तो भारत के तमाम जगह अलग अलग हुआ था, जैसे बिहार में कुंवर सिंह ने किया इसका नेतृत्व, कानपुर में नाना साहब ने किया, झांसी की रानी ने ग्वालियर झांसी में किया, समझ रहे हैं ना, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ऐसे भारत के अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हो रहा था। तो वही पूछा है कि लखनऊ में, सॉरी, जो बेगम हजरत महल थी इन्होंने कहाँ नेतृत्व किया? तो फ्रेंड्स लखनऊ में इन्होंने नेतृत्व किया था अपने पुत्र ब्रिजेश कादिर के नेतृत्व में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संदर्भित किया? यानी राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई, किसने दी थी? राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? फ्रेंड्स, आप यहाँ एक बात जानिएगा कि समय समय पर गांधी जी को अनेक लोगों ने अनेक अनेक नामों से संबोधित किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस होगा, क्योंकि 1944 में सिंगापुर से रेडियो का प्रसारण कर रहे थे ये, और यहीं से इन्होंने क्या किया था, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। जब चंपारण का आंदोलन हो रहा था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें बापू की उपाधि दी थी। क्या? बापू की उपाधि दी थी। और 1914 से 18 के बीच में जब विद्रोह हो रहा था तो गांधी जी को भर्ती करने वाला सरजेंटा यहाँ के लोगों ने कहा, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा, जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे उन्होंने इन्हें कहा, और सरोजिनी नायडू ने इन्हें युग पुरुष कहा। विंस्टन चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर कहता है, क्योंकि जिस समय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय ये आधे नंगे कपड़े पहन के गए थे, वहां भारत को रिप्रेजेंट किया था। तो वहां कहा जाता है कि ये भारत का असली रूप है। क्लियर? कि आपने इतना शोषण किया कि पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। और माउंटबेटन की कहा जाए तो इनके बारे में कहा जाता है, माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से गांधी जी को जाना जाता है। फ्रेंड्स, जब हम टॉपिक लेके आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे कि एक एक टॉपिक को समझेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सी राजगोपालाचारी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। सही है, ये सही है। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रमुख के रूप में कार्य किया। गलत है। उन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की थी। पहला और सी सही है, अगर गलत है तो बी। क्लियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के प्रमुख के रूप में कार्य नहीं किया था। अंतिम गवर्नर जनरल थे, आप जानते ही हैं। ठीक है ना? उन्होंने मद्रास के राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 1937 से 1944 के बीच, 1937 से 1948 के बीच, सॉरी, उनकी जब मृत्यु हुई थी तब तक उन्हें कितनी बार नामित किया गया था? तो राइट आंसर सी होगा, 5 बार इन्हें नामित किया गया। लिस्ट बना के भेजी थी कि गांधी जी को शांति का नोबेल प्राइज दिया जाए, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उनको नहीं मिला। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 14 जून 1945 को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिया? यानी जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि 14 जून का जो 1945 को कौन सा स्थान लिया गया? कैबिनेट मिशन योजना को आगे रखी, बेबिल प्लान के आधार पे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना को, या अंतरिम सरकार का गठन? तो 1945 में बेबिल प्लान आया था फ्रेंड्स। क्लियर? एक प्रस्ताव पेश किया था। क्लियर? एक प्रस्ताव पेश किया था, बेबिल योजना। इसमें भी वही घिसी पिटी चर्चाएं थी कि संवैधानिक आपको डोमिनेंट स्टेट देंगे, गणराज्य देंगे, और आप क्या करिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होइए, युद्ध की बात देंगे। तो बेहतर होते हुए बच्चे को लॉलीपॉप देना। फिलहाल अब भारतीय आजादी से नीचे कोई डिमांड नहीं कर रहे थे, तो ऐसे में क्या होता है, यह प्रस्ताव फेल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रिटिश अधिकारी ने झांसी में 1857 के विद्रोह को दबाया था? झांसी में 1857 के विद्रोह रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी भारत की तरफ से। क्लियर? तो पूछा है कि इनके अगेंस्ट में कौन व्यक्ति था? क्लियर? तो कॉलिन चैंपबेल नहीं थे, मेजर विलियम टेलर नहीं थे, तो जनरल ह्यूरोज थे। जिस समय
झांसी की रानी पराजित होती है, मारी जाती है ये युद्ध रणभूमि में, तो इनके बारे में यूरोज कहता है कि यह रणभूमि में सोई हुई अकेली महिला मर्द है। इसकी वीरता इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था, उसने कहा कि इस रणभूमि में पड़ा हुआ सोई हुई यह महिला सिर्फ अकेली वीर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सहायक गठबंधन के सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया? सहायक गठबंधन किस गवर्नर या वायसराय ने दिया था गठबंधन का सिद्धांत को? क्लियर? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमरेस्ट, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स ये कॉर्नवालिस का टाइम, लॉर्ड वेलेजली का टाइम पीरियड है 1898। क्लियर? इस समय क्या होती है? सहायक संधि या सहायक गठबंधन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो रियासतें थी, जो राज्य थे भारत में, उन राज्यों में फ्रेंड्स अपनी ब्रिटिश सरकार एक सेना रखती थी और उन सेना का जो खान पान खर्चा था वो उस रियासत पे पड़ता था, बोझ पड़ता था, और एक तरह का कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का हो जाता था। तो ये कुछ नहीं था, सिर्फ साम्राज्य विलय की एक नीति थी किसी भी माध्यम से। क्लियर? तो ये क्या था? लॉर्ड वेलेजली ने इसे स्टार्ट किया था, सहायक गठबंधन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उस समय वायसराय कौन था? जिस समय जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था फ्रेंड्स, उस समय वायसराय कौन था? तो जलियांवाला कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ है ये कांड। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं जनरल डायर ने 79 लोगों पर जलियांवाला बाग में एक सभा संबोधित हो रही थी, उन पे गोलियां चलवा दी थी और उसमें 379 लोग मारे गए थे और 1200 के लगभग घायल हुए थे। क्लियर? तो इस समय जो वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्लियर? क्योंकि जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू, और इसी के विरोध में सभा संबोधित हुई थी। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी, वायसराय की कार्यकारिणी से भी कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। क्लियर? गांधी जी ने इसकी निंदा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये क्लियर, थोड़ा मिस हो गया है। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी सही होगा, यानी 1843। इसमें इसके बारे में कहा जाता है फ्रेंड्स कि जॉर्ज थॉमसन के साथ मिलकर द्वारिकानाथ टैगोर ने द्वारिकानाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। क्लियर? कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में है? यानी 1919 के अधिनियम के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा स्टेटमेंट इससे मैच खा रहा है। तो यह एक अलग प्रस्तावना थी इसकी, सही है। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का वर्गीकरण किया था, सही है। इसमें केंद्रीय विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित श्रेणियों में विभाजित किया था। यह क्या है? गलत है, क्योंकि यह 1935 के एक्ट में प्रावधान किया था इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सही है, 1 और 2, यानी केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का वर्गीकरण किया था, द्वैत शासन लागू किया था, क्योंकि 1919 के एक्ट के माध्यम से। क्लियर? और इसमें प्रांतीय और केंद्रीय विषयों का वर्गीकरण का प्रावधान था, लेकिन आरक्षित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनियों पर विचार कीजिए। यानी जो कंपनियां भारत में आई थी उनके बारे में पूछा है कि कौन कौन सी कंपनियां पहले आई हैं और उनका क्रम क्या है। क्लियर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर्मोसियल ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्विटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो इसका जो क्रम है, पुर्तगालियों की जो थी वो 1600। क्लियर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। क्लियर? डेनिश 1616 में। तो यही क्रम इनका चलता है। क्लियर? पुर्तगाली 28 में 1600, सॉरी ये फॉर्मेंशियल ईस्ट इंडिया कंपनी 1628, और फ्रेंच आते हैं बाद में 68 में जाके, और उसके बाद स्विटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत के निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में किसने सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमसे पुरस्कार 1966 प्राप्त किया था? उषा मेहता, कमला देवी चट्टोपाध्याय, कैप्टन लक्ष्मी सहगल या बीना दास? तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस के साथ इन्होंने मिलकर काफी काम किया, महिलाओं के लिए भी काम किया, जागरूक किया, राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो कोई और नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। क्लियर फ्रेंड्स? इन्होंने ही सामुदायिक नेतृत्व के लिए रैमसे से पुरस्कार 1966 में प्राप्त किया था। हिस्टोरिकल जुड़ा हुआ है और करंट से भी जुड़ा हुआ है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। यह एक सहज आंदोलन के रूप में फैला था, सही है। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं देखी गई, कुछ अजीब लग रहा है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। क्लियर? इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्यों का विरोध किया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो क्या है, यह एक सहज आंदोलन के रूप में फैला था। इसमें सभी लोग शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, बुजुर्ग शामिल थे, युवा शामिल थे, तीनों पीढ़ियों ने भाग लिया था इसमें। क्लियर? तीनों पीढ़ियों ने क्या लिया था? भाग लिया था। क्लियर है? इसका नेतृत्व मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं की थी, यह गलत है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सॉरी, मुस्लिम लीग भी इसमें नहीं देखी गई थी, यह सही है, क्योंकि नहीं थी। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, सही है। वायसराय, इसने वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्यों का विरोध किया था। क्लियर किया था। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें गलत नहीं है, सॉरी, अगर इसमें गलत नहीं है तो ये गलत है। क्लियर? और 1, 3, 4 सही है। कहां है? सॉरी, 1, 2, 4, 1, 3, 4। यह एक सहज आंदोलन के रूप में फैला था और ये क्लियर? सी सही आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। तो फिर मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।